बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 20 मार्च और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और मेरा तजिया। काफ़ी सारी खबरें हैं, इसलिए रन डाउन की बजाय सीधा खबरों की तफसील की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको याद करवाएं कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि आप मेरी आवाज़ को मजबूत कर सकें और इसे दूर तक पहुंचा सकें। पहली खबर आपके सामने रखते हैं। आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मल हुसैन साहब, जो चेयरमैन वापडा भी रहे हैं, उन्हें करप्शन के इल्ज़ाम में बुला लिया गया है 22 मार्च को। जी हाँ, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के कहने पर कंप्लेंट के ऊपर ये करप्शन की कार्रवाई, इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई शुरू की गई है मुबैना तौर पर। और 1.5 अरब रुपए की करप्शन का ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मल हुसैन साहब के ऊपर, और उनको 22 तारीख को बुलाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर इसलिए है, आपको ये समझाने के लिए कि इससे एक दिन पहले आपने देखा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के भाई को गिरफ्तार किया गया, और अगले ही दिन आप खबर सुन रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मल हुसैन को 1.5 अरब की करप्शन के अंदर बुला लिया गया। ये सब कुछ क्या हो रहा है? आप अक्सर कहते हैं कुछ नहीं हो रहा, हमारे वोट देने से कुछ नहीं हुआ, सब कुछ वैसा ही है, चौधरी निज़ामुद्दीन वो कर रहा है जो उसका दिल करता है। और मैं आपको कहता हूं कि नहीं, बहुत कुछ हो रहा है। आप देखिए, उनकी मुट्ठी में से रेत की तरह वक्त और हालात सरक रहे हैं। आपने कभी पाकिस्तान के अंदर देखा था कि जो रिटायर्ड हों या सर्विंग हों लेफ्टिनेंट जनरल्स, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ हों, उनके ख़ानदान के लोगों को उठाया जाए? याद कीजिए लास्ट टाइम ये कब हुआ था। अपने जहन के ऊपर पूरे ज़ोर से, याददाश्त के ऊपर ज़रा ज़ोर दीजिए और मुझे याद करके बताइए कि कब पाकिस्तान के किसी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को इक्का दुक्का कोई वाक़या होगा। लेकिन पै दर पे एक दिन एक हो रहा है, दूसरे दिन दो हो रहा है, और आप आने वाले दिनों में देखेंगे ऐसे और वाक़यात होंगे। अब आप मेरा तजिया जानना चाह रहे होंगे कि फिर ये हो क्या रहा है। ये हो इसलिए रहा है कि चौधरी निज़ामुद्दीन इस टाइम शदीद प्रेशर में है। जिस तरीके से उन्होंने तमाम एट्रॉसिटीज़ करके, मार धाड़ करके, लोगों को डरा के, खतीजा शाह जैसी, आयशा भुट्टा जैसी, यास्मीन राशिद, सनम जावेद, तैयबा राजा, तमाम ख़वातीन को जेलों में डालकर उनके ऊपर बदतरीन, आलिया हमज़ा और बहुत सारी, फहमीदा बेगम, एक समिया असद साहबा, और भी बहुत सारे नाम हैं, मैं भूल रहा हूँगा। इन ख़वातीन को जेलों के अंदर डाल के एट्रॉसिटीज़ करके, झूठे मुकदमे, गद्दारी, बगावत, सब कुछ कर लिया। लेकिन वोट उनके खिलाफ पड़ गया। इंटरनेशनल पब्लिक को भी पता चल गया कि अवाम मज़ीद चौधरी निज़ामुद्दीन के साथ चलने को तैयार नहीं है। अमेरिका हो या दूसरे बड़े बड़े मुल्क, वो इसलिए हमेशा चौधरी निज़ामुद्दीन को प्रेफर करते हैं कि उन्हें ये लगता था, और ये मेरी बात भी हुई, भले स्टेट डिपार्टमेंट हो, भले दूसरे लोगों के जो ऑफ द रिकॉर्ड मेरी उनसे बातें हुई, वो कहते थे कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इसलिए डील नहीं करते कि वो कांस्टेंट थोड़ी हैं, आज हैं कल नहीं है। एक कांस्टेंट है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है। और हमें पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, एक न्यूक्लियर पावर है, रीजन जिसके अंदर पाकिस्तान है, हमें उसके साथ बार बार डील करनी होती है। तो एक ही कांस्टेंट है वहाँ जिसके साथ डील किया जा सकता है, और वो पाकिस्तान की फ़ौज है। इसलिए हम उन्हीं के साथ डील करना चाहते हैं। और यही वजह है कि अक्सर औकात चौधरी निज़ामुद्दीन को अमेरिका या दूसरे जो बड़े मुल्क हैं वो चौधरी निज़ामुद्दीन को बैक करते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैक नहीं करते, मां सवाए ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स के जिन्होंने अमेरिका में जाके ये यकीन दिलाया हुआ है कि हम आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। और इस वजह से फिर अमेरिका चौधरी निज़ामुद्दीन के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर डाल के उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुछ ना कुछ मार्जिन लेके देता है। लेकिन ये ज़हन में रखिए, अमेरिका कभी भी अपने मरासम, अपने रिलेशनशिप पाकिस्तानी चौधरी निज़ामुद्दीन से ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि अमेरिका ये सोचता है कि ये वाहिद एक कांस्टेंट है। तो अब अमेरिका की सपोर्ट भी थी, पूरी दुनिया की सपोर्ट थी। पाकिस्तान के अंदर खुली लूटमार की गई, कॉन्फिडेंस था कि हम डरा लेंगे, धमका लेंगे, वोट चोरी कर लेंगे, अवाम को डरा लेंगे, सब कुछ कर लिया। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? 180 सीटें इमरान खान की। उसका नतीजा क्या निकला? आप लोग बाज नहीं आए। उसका नतीजा क्या निकला? आप लोग अब बोलना भी शुरू हो गए। कल मैंने कहा था ना, शऊर के बाद सोचने की कैपेसिटी, सोचने के बाद बोलने की कैपेसिटी। अब कभी ट्विटर बंद करके अपने लिए हजीमत बनाई जाती, कभी कुछ बोलने के ऊपर इल्ज़ामात, कोई बोल पड़ता है तो उसे मुल्क दुश्मन, अगर कोई ट्वीट कर देता है, कोई पोस्ट लगा देता है, गरीब आदमी हो या अमीर हो, अगले दिन उसको उठा के ले जाते हैं, फिर अपनी वफादारी की उससे वीडियोज़ जारी करवाई जाती हैं। सब कुछ क्या है? जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ ट्रस्ट इन देयर ओन सेल्फ, लैक ऑफ ट्रस्ट ऑफ देयर ओन पावर। जो उनके पास पावर है, पार है, वो उसको वो खुद ट्रस्ट नहीं कर रहे कि वो वाकई है।
तो ये चौधरी निज़ामुद्दीन हिल चुका है अंदर से। इसीलिए अब आप गौर करें कि जब आप अपने साबिका डीजी आईएसआई के भाई को गिरफ्तार करेंगे तो दैट मीन मामलात दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो इससे आप आप इस तरीके से देखेंगे आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मुझे नहीं पता कि ये गिरफ्तारियां क्यों कर रहे हैं, लेकिन एक बात मुझे तय है कि ये प्रेशर में गिरफ्तारियां की जा रही हैं, और शायद अब आपको ये दिखाने के लिए कि अगर पीटीआई के ऊपर जुल्म हो रहा है तो हम अपने इदारे के अंदर भी एहतसाब कर रहे हैं। एक वजह ये भी हो सकती है, और भी वजूहात हो सकती हैं, अपने स्कोर बराबर करने की वजूहात भी हो सकती हैं, विक्टिमाइजेशन करना भी हो सकती हैं, पुरानी ज़िद्दें निकालने की। लेकिन बहरहाल जो भी है, दिस ऑल शोज़ कि एवरीथिंग इज़ नॉट वर्किंग एज़ पर प्लान। चौधरी निज़ामुद्दीन जो है वो इस टाइम बुखलाए हुए हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं जो नॉर्मली वो नहीं करते। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो इसी तरह की है। वो भी अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं एक रावलपिंडी पंजाब की अदालत ने। अब आप, ये बहुत ही सेंसिटिव बात है, कोई केपीके से तो शख्स ये नहीं कर सकता, अगर वो करेगा तो कहेंगे सुबाइयत। मैं क्योंकि ख़ुद पंजाबी हूँ तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि अगर एक पंजाब की अदालत एक दूसरे छोटे सूबे के चीफ मिनिस्टर का नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी निकालेगी, और वो भी पूरी दुनिया को पता है कि वो वहाँ पर नहीं था, वो केपीके में था उस दिन, वो पिंडी में था नहीं था ना, वो पंजाब की हदूद में नहीं था। अली अमीन गंडापुर जैसे मेरा सारी दुनिया को पता है मैं उस दिन अमेरिका में था। तो आपको मैं ये बता दूं कि क्रिमिनल केसेस में अगर ज़रा सा भी झूठ आ जाए, ज़रा से झूठ की आमेज़िश आ जाए, या ज़रा सी जो विटनेस है या कोई फैक्ट है या कोई किसी किस्म की कोई दस्तावेज़ात हैं वो एक भी झूठी और जाली निकल आए कोई बात, तो पूरा मुकदमा उड़ जाता है। कोई अदालत कन्विक्ट नहीं करेगी, सज़ा नहीं देगी, उस मुकदमे को नहीं चलाएगी। पूरी किसी वकील से पूछ लें, ये दुनिया का मरवजा असूल है कि क्रिमिनल केस के अंदर अगर प्रोसिक्यूशन जो है वो जाली डॉक्यूमेंट्स या जालसाजी कर दे तो मुकदमा ख़त्म हो जाता है वहीं पर। अब इसमें कितनी बड़ी बड़ी जालसाजियाँ कि एक बंदा जो सबको पता अमेरिका बैठा, उसको भी हर जगहों पर पर्चों के अंदर नामजद किया। फैसलाबाद आईएसआई दफ्तर के ऊपर हमला मेरे से करवा दिया। मैंने पहले भी कहा कि शहबाज गिल ने वहाँ पर पथराव करके शीशे तोड़े हैं, ये उस केस के अंदर लिखा हुआ है। अब मैंने आपको पहले भी सारा वाक़या सुनाया था, एक दफ़ा फिर सुना देता हूँ अगर आपको याद नहीं, कि मैं वाशिंगटन डीसी से सोचे मैं उठा, मुझे पता चला कि वहाँ इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया है। तो मैंने एक रोड़ा उठाया। पहले मैंने रोड़ा ऐसा उठाया जो अमेरिका में रिसर्च के बाद वो रोड़ा वट्टा पत्थर ऐसा था जो ट्रांस अटलांटिक और जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के ऊपर से गुजर के वहाँ पहुँच सकता था। उसके अंदर ऐसी ताबकारी ताकतें थीं। तो वो वट्टा मैंने पहले कंपास से अपने आईफोन पर या किसी और, क्योंकि मैं कोई एजेंट हूँगा किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का, उन्होंने बताया कि इस एंगल पे आप फेंकेंगे तो सीधा फैसलाबाद पहुँचेगा। तो मैंने रख के वो वट्टा यहाँ से मारा, पूरा घूम के ना, जिस तरीके से जवानी में इमरान खान और वसीम अकरम गेंद करवाया करते थे उस तरीके से मैंने रख के वो वट्टा मारा। वो वट्टा जनाब उड़ा, उड़ते हुए पहले तो वो अटलांटिक ओशन, मीन सी, वो छोटे समुंदर को सी कहते हैं आम जुबान में, मैं कह रहा हूँ ओशन ज़रा बड़े समुंदर को कहते हैं। तो अटलांटिक ओशन के ऊपर से गुजरता हुआ नीचे आइसलैंड आया, उसके ऊपर से गुजरा। आइसलैंड के बाद फिर ग्लासगो वगैरह का एरिया आता है स्कॉटलैंड का, उसके ऊपर से गुजरा। फिर उसके ऊपर से लंदन से गुजरता हुआ आगे जनाब वो गुजरा बेल्जियम से, फ्रांस से, उसके बाद और 2-4 कंट्रीज़ के ऊपर से गुजरता हुआ वो टर्की के ऊपर से गुजरते हुए वो फिर ईरान के ऊपर से गुजरते हुए वो बिल्कुल करीब जाके बलूचिस्तान से वो रोड़ा जो था, वट्टा जो था, वो पाकिस्तान की हदूद में एंटर हो गया। फिर वहाँ से उसने अपनी थोड़ी सी ना, क्योंकि उसके अंदर चिप लगी हुई थी कंप्यूटर की, उसने अपनी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज की, अपने आप को दोबारा उसने दुरुस्त किया कि फैसलाबाद कहाँ है, ऐसे ऐसे देख के उसने उसको नजर आया वहाँ पर है फैसलाबाद। तो वो रोड़ा फिर स्पिन होना शुरू हुआ। वो याद है ना, इन स्विंग आउट स्विंग, वहाँ पर जाके जो इमरान खान ने मुझे इन स्विंग और आउट स्विंग सिखाई थी ना, वो फिर वहाँ पर रोड़े ने करना शुरू की और वहाँ से उसने और स्पीड पकड़ी। उसके अंदर कुछ ऐसी चिपें, कुछ ऐसे पुर्जे लगे हुए थे जो फिर उस टाइम एक्टिवेट हुए। जैसे पाकिस्तान की सरहद में वो रोड़ा पहुँचा ना, तो उन्होंने उसकी स्पीड को रोटेट करना शुरू कर दिया, तेज़ कर दिया, और फिर वो रोड़ा जो है ना वो वहाँ से बलूचिस्तान के ऊपर से होता हुआ वो तकरीबन ये रहीम यार खान राजनपुर के ऊपर से होता हुआ वो जनाब सखर के करीब से सिंध, एक तरफ सखर रह गया, घोटकी, वो जगह रहते हुए वहाँ से वो राजनपुर, डेरा गाजी खान, वहाँ से वो इंटर हुआ और फिर DI खान
और उनके ऊपर से गुजरता हुआ आगे मियाँ वाली, और उस तरफ से जाता जाता सरगोदा को क्रॉस करके सीधा आगे फैसलाबाद। फिर वहाँ पर रोड़ा रुका, उसने फिर देखा गौर से कि मैंने कहाँ जाके लगना है। फिर उसको पता चला कि ISI का दफ्तर फलां जगह पे है। फिर वो कस के रख के रोड़े ने अपने आप को फाइनल स्पिन दिया और जाके डज शीशे में लगा और शीशा तोड़ दिया। और रावी क्योंकि वहाँ खज्जी के पीछे बैठा हुआ था, रावी ने लिखा कि जनाब शहबाज गिल ने वाशिंगटन DC से रोड़ा मारा और या शिकागो से मारा, और ये उड़ता हुआ जो है वो आकर उसने शीशा तोड़ा और शहबाज गिल के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। तो जब मुकदमात इस तरीके के किए हैं, माजरत ये लंबी हो गई बात, और था भी लतीफ़ा सा ही, मुझे पता है मैं ऐसी फजूल बात कर रहा था, लेकिन अब ये मुकदमे ही ऐसे हैं, कैसे एक्सप्लेन करें आपको इन मुकदमों को अदरवाइज़। तो अब अली अमीन गंडापुर DI खान में होगा और उसके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। अब सोचें अगर KPK की कोई अदालत जो है वो वापसी पे वज़ीर आज़म के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दे किसी केस के अंदर, फिर क्या बनेगा? या वो वापसी के ऊपर पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहबा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दे, फिर क्या होगा? अब क्या KPK के चीफ मिनिस्टर को ज़मानत करवानी पड़ेगी? तो फिर क्या मरियम को ज़मानत करवानी पड़ेगी? चौधरी निज़ामुद्दीन साहब क्या हो गया आपको, किस तरफ चल पड़े हैं? ब्रेक लगा लें कहीं पे हजूर, मेहरबानी करें। आप तगड़े ही सही, हम माड़े ही सही, लेकिन ब्रेक लगा लें। इतनी ज़ोर से जाके आप ब्रेक लगाए बगैर किसी जाकर किसी चीज़ में लगेंगे तो ठीक है, उसको भी उड़ा देंगे, लेकिन आपका भी तो कोई नुकसान होगा। कुछ खुदा का खौफ करें, थोड़ी सी ब्रेक लगा लें, मेहरबानी कर दें। मतलब कोई हद है, कोई बात है करने की कि अब एक सूबे के चीफ मिनिस्टर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी आपने जारी कर दी है। आई कांट, मैं कंप्रीहेंड नहीं कर पा रहा ये क्या है, लाइक ये क्या लेवल है अंडरस्टैंडिंग का, ये क्या समझदारी का लेवल है। कांट रियली कंप्रीहेंड कि ये क्या हो रहा है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो इस्लामाबाद के लोग अब ज़मीन से पानी निकालेंगे तो पैसे देंगे। जी हाँ, ज़मीन से बोरिंग के नीचे से पानी निकालने के पैसे देंगे। 1,000 से लेके 3 लाख रुपए तक पैसे देंगे। वो डिपेंड करता है कितना बड़ा आप बोर करेंगे। क्रिटिसाइज़ करने को तो कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह लोग पानी ज़ाया करते हैं और दूसरी चीज़ें करते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से, मेरे ख्याल में कोई इतना बुरा ये फ़ैसला नहीं। लेकिन इसमें फिर हुकूमत को ये ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं, जो छोटे घर हैं 5 मरले 10 मरले, उनको पानी भी प्रोवाइड करें। अगर आप बोरिंग इतना महंगा कर रहे हैं, चलें अमीर लोगों को आप वहाँ पर टैक्स करें, लेकिन गरीब लोगों का ख्याल करें। ये डिसीजन किसी सूरत भी कोई बहुत अच्छा उनके लिए नहीं होगा। अच्छा जी, अगली खबर आपको मैंने देनी है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने सदारती इस्तिस्ना, जी हाँ, करप्शन के केस में उनकी तरफ से वकील पेश हुए। उन्होंने बताया कि जी अब आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बन गए तो केस को रोक दें, ब्रेक, और अब केस आगे ना चलाएं क्योंकि उन्हें सदारती इस्तिस्ना है, अब उनके ऊपर करप्शन का केस नहीं चल सकता। तो जो पुराना केस चल रहा था वो उसको लग गई है जी ब्रेक। लेकिन यहाँ आपको याद करवाना है, आरिफ अलवी साहब भी सदर थे और सिटिंग सदर थे, बैठे हुए थे अपनी कुर्सी पर। उनके ऊपर भी दहशतगर्दी और तोड़ फोड़ और गिराव जलाओ, पता नहीं कौन कौन से केसेस थे। अदालत खुद चल कर गए थे, अपने आप को पेश किया था, सदारती इस्तिस्ना लेने से इनकार किया था क्योंकि बेकसूर थे, उन्होंने कुछ कसूर नहीं किया था। जरदारी साहब ने भी ना किया होता तो अपने आप को वैसे आजकल पेश कर ही देते जरदारी साहब। आजकल तो 1 मिनट में ड्राई क्लीन हो रहे हैं, आप लोगों की अपनी ड्राई क्लीन मशीन है चौधरी निज़ामुद्दीन की। अभी नवाज शरीफ साहब के बेटों को नहीं 7 दिन के अंदर सब कुछ ख़त्म करके धो के वापस भेज दिया, तो आपको भी कर देना था। अच्छा जी, जावेद अब्बासी साहब ने बहुत ही खूबसूरत इंकशाफ किया है। नून लीग के सेनेटर रहे हैं, आपको पता। उन्होंने कहा है कि मैंने सारी ज़िंदगी इलेक्शन लड़ा है और मैंने लोगों को इस तरीके से वोट डालते नहीं देखा, मैंने इस तरीके से नौजवान निकलते नहीं देखा। बार बार पूछते ना मुझसे क्या हुआ, क्या तब्दीली हुई, ये उनसे पूछें। नून लीग वाले आपको बता रहे हैं, आपको मिफ्ता इस्माइल बता रहा है, आपको मोहम्मद ज़ुबैर बता रहे हैं, आपको शाहिद खकान अब्बासी बता रहे हैं, आपको करमानी साहब आसिफ करमानी बता रहे हैं, आपको ये अब्बासी साहब बता रहे हैं। ये सब आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नौजवान, औरतें, सब लोग निकले हैं वोट डालने के लिए, हमने पहले नहीं देखा। हम हार गए। उन्होंने ये कहा कि मैं हार गया हूं और मैं ये मानता हूं कि मैं तहरीक इंसाफ से हारा हूं। उनको वाकई वोट बहुत मिला है। दूसरी तरफ आसिफ किरमानी ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों ने हमें रिजेक्ट किया है, हमें वोट नहीं दिया, पाकिस्तान की यूथ ने हमें वोट नहीं दिया, रिजेक्ट किया। उन्होंने इमरान खान को वोट दिया है, हमें ये बात माननी पड़ेगी। अगर चौधरी निज़ामुद्दीन साहब को हमारी बात नहीं समझ आती तो इन दोनों की सुन लें कि मामला है क्या और चीज़ें हो क्या रही हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो आपको देनी है वो लॉन्ग मार्च और तोड़ फोड़ के जो केसेस हैं उसके अंदर इमरान खान साहब को बरी कर दिया गया है। बड़े सारे केसेस हैं जिनके अंदर आप देखेंगे कि छोटे केस थे ये दोनों, जो मेन केसेस जिनमें सज़ा दी गई है उनमें से एक नहीं है, छोटे केसेस थे, लेकिन उनके ये केसेस कल ख़त्म कर दिए गए, उन्हें बरी कर दिया गया। आप देखेंगे ये जो 200 मुकदमात बनाए हैं सब में इंशाल्लाह इमरान खान साहब
एक एक करके तमाम केसेस में आपको बरी होते हुए नज़र आएंगे। वजह ये कि तमाम झूठे केसेस हैं। कल जब बहस की वकला ने, उनके वकील नईम पंजोता वगैरह ने, तो वहाँ पर कोई सबूत नहीं था, दूसरी पार्टी के पास कोई आर्गूमेंट नहीं था और दूसरी पार्टी डिले चाहती थी, लेकिन जज ने देखा कि जब कुछ है ही नहीं तो उन्होंने उस दोनों केसेस जो हैं वो उड़ा दिए। इमरान खान साहब को बाइज़्ज़त उसमें बरी कर दिया गया है। अच्छा जी, अगली खबर, अज़मा बुखारी साहबा क्या कहती हैं, पहले ज़रा सुन लें क्योंकि तबसरा करने की ज़रूरत नहीं। अब आप भी कहेंगे कि आप क्यों ऐसी खबरें शामिल करते हैं, लेकिन अब मैं करूं क्या, ये खबरें होती हैं तो मैं शामिल करता हूं। सुने वो क्या कहती हैं। उनको हेलीकॉप्टर पर चढ़ने का कोई शौक नहीं। उन्होंने अपने बचपन से हेलीकॉप्टर बहुत देखे हैं प्यारे भाई, और वो हेलीकॉप्टरों में ना सफर करते करते यहाँ तक पहुंची हैं। तो वो ना तो इतनी जो है वो बेचारी को तरसी नहीं है कि उनको हेलीकॉप्टर में बैठने का शौक हो, ना उनका कोई अकड़ का मसला है कि वो जमीन पर चल ही नहीं सकती। वो एक ग्राउंड टू अर्थ किस्म की खातून है। वो एक ग्राउंड टू अर्थ किस्म की खातून है। वो जमीन पर रहना पसंद करती हैं, आम लोगों के बीच में रहना पसंद करती हैं। कोई प्रोटोकॉल वो ले नहीं रही। सुन लिया आपने, मेरा नहीं ख्याल कोई तबसरा करने की मुझे ज़रूरत है, आपने उनकी ज़ुबानी सुन लिया है। वो उन्होंने कहा ग्राउंड टू अर्थ, तो बस गल मुक गई। डाउन टू अर्थ कोई और होएगा। उज़मा बुखारी दा ग्राउंड टू अर्थ होता है। तो हमारी बहन की जितनी तेज़ ज़ुबान चलती है उसमें अगर थोड़ी सी स्पीड ये अपनी कम कर ले मेहरबानी करके, तो ये गलतियाँ ना हों। शायद कोई मतलब कोई अकल भी साथ, अब अकल थोड़ी है, उसकी स्पीड कम है। ज़ुबान की स्पीड मेरी बहन की बहुत तेज़ है, तो अकल पीछे रह जाती है। अकल कहीं रह जाती है शादरे, बाजी पहुंची होती है आगे, जो है झेलम क्रॉस किया होता है। तो अज़मा बुखारी साहबा थोड़ा जा हाथ थोड़ा, सबको पता है आप कितनी अक्लमंद है मेरी बहन, तो ज़रा उतने ही काम को हाथ डालते हैं जितना बंदे की कैपेसिटी हो। इतना वध वध के नहीं जाते होते, उसका नुकसान होता है। ये देख लें आप क्या होता है उसका। फिर मशीन जो है ना, सिलाई मशीन तेज़ चलाएं ना, तो उसका जो बखा होता है ना, वो अगर सही एडजस्ट ना किया हो तो फिर वो टांका मिस करना शुरू हो जाती है। बाजी आपकी जितनी स्पीड है, अब आप टांका मिस करना शुरू हो गई हैं बातों में। ना कीजिए, झूठ तो आपने बोलना ही है, लेकिन ना इतनी स्पीड पे ना बोलें। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो है इस टाइम जो इम्पोर्टेंट खबर है वो कप्तान चप्पल चाचा नूरदीन। आई नो कि ये खबर शायद उस तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत होगी। चाचा नूरदीन जो कप्तान के लिए हमेशा चप्पल बनाते हैं, कप्तान चप्पल जैसे कहते हैं पेशावर में, उन्होंने अब कप्तान के लिए फिर से चप्पल बनाई है। ईद के लिए उन्होंने तोहफ़ा दिया है और कैदी नंबर 804 उस चप्पल के ऊपर लिखा हुआ है। और मुझे लोगों ने वहाँ से बताया है कि ये चप्पल तो उन्होंने खान साहब के लिए बना के रखी हुई है, लेकिन इसी 804 लिखकर जो चप्पलें बनी हुई हैं उसकी सबसे ज़्यादा सेल है इस टाइम उनकी दुकान के ऊपर। तो आप कौन निकलता है इस दिल में उतर जाने के बाद, आप कप्तान को लोगों के दिलों से कैसे निकालेंगे? मामला जो है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। अच्छा जी, अगली बात जो आपके सामने रखनी है वो है कुछ कमेंट्स आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के अंदर रोज़ झूठ बोला जाता है और उसके ऊपर कोई बंदा नहीं पूछता उस झूठ को, लेकिन बाकी दुनिया में इस तरीके से नहीं है। इसकी एक एग्जांपल है, अभी वीलॉग लंबा हो गया, अगले मैं वीलॉग के अंदर वो स्टोरी शामिल करूंगा कि किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर जब रॉयल फैमिलीज़ या दूसरे लोग झूठ बोलते हैं तो किस तरह उसका एहतसाब किया जाता है। अभी आपके कुछ कमेंट्स शामिल करते हैं। पहला कमेंट ये है कि फवाद खान साहब ने कहा है कि कम पढ़े लिखे होने की वजह से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कमेंट में जो दिल में आए हक का साथ देकर बातिल के ख़िलाफ़ लिखूंगा। वो कहना चाह रहे हैं कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। फवाद साहब, ऐसा नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। शऊर आपको आ गया है, सोच आपको आ गई है। कम पढ़े लिखे हैं तो पंजाबी में लिखें, पश्तो में लिखें, सराइकी में लिखें, बलोची में लिखें, सिंधी में लिखें, पुठवारी में लिखें, कश्मीरी में लिखें, जिस भी ज़ुबान में, बल्तिस्तानी में लिखें, जो भी ज़ुबानें हमारी सारी, किसी भी ज़ुबान में लिखें। और नहीं लिख सकते तो बोलें, किसी और से लिखवाएं। असल मामला शऊर है, वो आपको आगे, आप परेशानी ना लें, बाकी सारी चीज़ें अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, अगला अब्दुल गफ़ार साहब ने कहा है, अब्दुल गफ़ूर साहब ने, माजरत, कि किसी भी सियासतदान के नाम पे कोई भी हस्पताल या मनसूबा नहीं बनना चाहिए। अवाम का पैसा सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान के लिए होना चाहिए और किसी शहीद के नाम पे होना चाहिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, शोहदा हमारे सबसे ज़्यादा जो जो हकदार हैं इज़्ज़त के, ताज़ीम के, वो हमारे शोहदा हैं, उनके नाम पे होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ सियासतदान के नाम पर भी बनाना कोई जुर्म नहीं है, बनने चाहिए। बस सियासत से बड़ी इबादत है कोई नहीं अगर आप ईमानदारी से करते हैं। मैं यकीन करें, मैं आपको बताता हूँ कि जितना सख्त हार्डवर्क
जितनी सख्त मेहनत मैंने अपने जो इमरान खान के साथ सियासी सफ़र है इसमें की है, मैंने ज़िंदगी में पहले इतना सख्त काम नहीं किया, इतना हार्डवर्क नहीं किया, इतने नंबर ऑफ़ आवर्स काम नहीं किया। तो सियासत जो है ना, अगर आप करप्शन करने के लिए ना करें, अगर आप माल पानी ना बनाएं, ग्रुपिंग ना करें, गंदी पॉलिटिक्स ना करें, लोगों की खिदमत करने के जज्बे के साथ करें जैसे इमरान खान करते थे, उनको देखकर हम सीख रहे थे, तो सियासत से बड़ा फिर और कोई कंट्रीब्यूशन किसी भी सोसाइटी के अंदर नहीं है। इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर सियासी लीडरान के नामों पर चीज़ें बनती हैं। पाकिस्तान में भी बननी चाहिए, लेकिन वो लीडर वो ना हों जिनके प्लेटलेट्स कम हों, डीलें करके भाग जाएं, हजूर ये हैं वो ज़राए, बता ना सकें वो ज़राए, करप्शन और डीलों की पैदावार जो लोग हों वो सियासतदान नहीं, उनके नाम पर ऐसी चीज़ें नहीं बननी चाहिए। उनके बूथे बूथे जो हैं वो आटे के थैलों पर नहीं होने चाहिए, असल सियासतदानों के होने चाहिए। अच्छा जी, चलते चलते आपको याद करवाएं कि आजकल कुछ जो दानश्वर हैं, जैसे कि हमारे दोस्त रऊफ़ क्लासरा साहब, वो एक अजीब मंतक देते हैं। उन्होंने अभी अजीब मंतक दी है कि जो मरियम नवाज़ हैं वो ये सारी ड्रामेबाजी, ये जो शूटिंग, फिल्में, कैमरा, लाइट, एक्शन, ये इसलिए करती हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है वो इन चीज़ों को पसंद करती है। उन्होंने ये बताया कि हालांकि उनके वालिदैन ने, जो पहले उनके चचा वालिद ने सियासत की थी, ऐसा लग रहा था रऊफ़ क्लासरा साहब की ज़ुबानी कि उन्होंने बहुत अच्छी की थी और बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऑफ़र किए, लेकिन लोगों ने प्रोजेक्ट को नहीं देखा। इमरान खान ने लोगों को बेवकूफ़ बना लिया और इमरान खान ने शोबदेबाजी की, ये लाइट, कैमरा, एक्शन, और लोग इस रंगबाजी को पसंद करते हैं क्लासरा साहब के बकौल, और इसलिए लोगों ने इमरान खान को वोट दे दिया। अगर प्रोजेक्ट्स पे वोट देते तो लोग नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट्स के ऊपर वोट देते। इसलिए मरियम भी अब ये रंगबाजी और ये सारा लाइट, कैमरा, एक्शन कर रही हैं। ये और भी बहुत सारे दानश्वर कहते हैं, और हमारे गांव के लोगों को कई दफ़ा ये बात समझ नहीं आती क्योंकि बारीक वारदात डाली जाती है। तो इसको पंजाबी ज़ुबान में आज मैंने इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। रऊफ़ क्लासरा साहब के जो नवादरात हैं उनके ऊपर भी डिस्कस किया है, दूसरे दोस्तों पे भी किया है, और इसको देखिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।